इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। हम उसकी पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, क्या पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं करना है और कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं सीधे मेन पॉइंट पे। देखिए, हमारा कोई भी वो एग्जाम हो बैंक से रिलेटेड, चाहे वो एसबीआई का एग्जाम हो, चाहे वो आईबीपीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरआरबी का एग्जाम हो, कोई भी आपका एग्जाम होगा, उसमें एक कॉमन सा पैटर्न हम ये देखते हैं कि उसमें यही चारों चीजें पूछी जाती हैं। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये आपके चारों चीजें पूछी जानी है। आरआरबी की अगर बात करूं तो उसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पूछी जाती है। ठीक है, तो हमको कैसे अप्रोच क्या फॉलो करनी चाहिए, यहाँ पे हम उस चीज पे आते हैं। तो आपको जो अप्रोच फॉलो करनी चाहिए वो सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ें आप। ठीक है, मतलब दूसरे के कहने में नहीं आए कि ये आता है ये नहीं आता है, आप उसके सिलेबस को पढ़ें। जैसे आपका सिलेबस होता है एग्जाम का, ठीक उसी पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, या अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके पास एक सिलेबस होता है, बुक होती है, 15-16 चैप्टर्स होते हैं, आपको पूरी बुक पढ़नी होती है अगर आपको अच्छे से एग्जाम पास करना है। तो अगर केवल आपको पास करना है तो आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, तो पूरी बुक पढ़नी होती है। तो एकदम सेलेक्टेड वे में आपको अप्रोच फॉलो नहीं करनी चाहिए कि ये चीज आएगा ये चीज नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे ये मैं क्यों कह रहा हूं। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो अगर जैसे आपका एसबीआई पीओ एग्जाम आने वाला है तो इसमें कैसे वेरिएशन होगा आपके क्वेश्चंस का। देखिए, आपका एक तो सेट फिक्स रहता है 5 नंबर का। वो क्या है आपका 5 नंबर का? वो आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये 5 नंबर के आपके फिक्स हैं और आपको ये पता भी है कि ये 5 नंबर आपको केवल 2 मिनट में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहां से आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ इसकी एक एडवांस वीडियो भी मैंने तैयार कर ली है जो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। इसमें आप देखेंगे जो भी आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है, वो भी आप 2 मिनट में ही कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 नंबर तो आपको 2 मिनट में मिल ही जाएंगे जल्दी से, और श्योर है कि ये आएगा ही आएगा। दूसरा, आपका जो 5 नंबर का सेट जो फिक्स होता है वो किसका होता है? वो होता है आपका नंबर सीरीज का। ये भी आपका 5 नंबर का सेट एकदम फिक्स है, लेकिन इसमें नंबर पाना आसान नहीं है। इसमें आप 3 नंबर तक गेन कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। एक क्वेश्चन तो आपका बहुत डिफिकल्ट लेवल का होगा और एक आपका मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन होगा उसको भी अगर आप टाइम देंगे तो कर पाएंगे। तो कम से कम 3 नंबर तो इसमें से आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये तो आपका 5 नंबर हो गया और 5 नंबर ही आपका, इसे मैं सिंप्लीफिकेशन कहूं या फिर अप्रोक्सीमेशन कहूं, ये आपका फिक्स होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये आपका फिक्स है 5 नंबर का। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके फिक्स हैं और इस 15 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 नंबर तो लाने ही है। कम से कम कह रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 10 नंबर तो आपको लाने ही हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह बनाइएगा, क्योंकि ये जो 10 नंबर आपके आएंगे, इन 10 नंबर को पाने में आपको ज्यादा से ज्यादा अगर समय लगेगा तो वो लगेगा 5 या 6 मिनट। ज्यादा से ज्यादा अगर समय की बात करूं तो 5 या 6 मिनट में ही आपको 10 नंबर तक एकदम मिल जाएंगे, एकदम एक्यूरेट मिलेंगे 10 नंबर। मतलब उसमें कोई शक वाली तो बात ही नहीं है। तो आपका कम से कम कट ऑफ के आसपास तो आप बहुत इजीली पहुंच सकते हैं केवल इन्हीं 3 सेक्शंस पे फोकस करके। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? डीआई होता है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका कैसे आ सकता है? इसका वेरिएशन होता है 10 से लेके
25 नंबर तक। ठीक है, मतलब हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कितना आएगा, 10 नंबर का भी आ सकता है, 15 का भी, 20 का भी, 25 का भी। ओके, मतलब 2 सेट भी आ सकते हैं और 5 सेट भी आ सकता है इसका। जैसे अभी हमने देखा था कि हमारा जो SBI का क्लर्क का जो मेंस एग्जाम हो रहा है, इसमें मैंने देखा था कि आज के एग्जाम के लिए तो उसमें DI से केवल 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन ही केवल DI से पूछे गए थे, बाकी सारा कुछ आपका पूरी मैथ में पूरी बुक से था। तो अगर आपने केवल DI पढ़ के आपने दिया है एग्जाम, तो समझ लीजिए केवल आप ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर पा सकते हैं, केवल 10 नंबर ही पा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिलेक्टेड अगर स्टडी करेंगे, सिर्फ ये कि मेरे दोस्त ने कहा है कि केवल DI ही आ रहा है इसलिए मैं केवल DI ही पढ़ूंगा और तो कुछ छूना ही नहीं मुझे, तब तो आप फेल होने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा अच्छे से। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है मैथ में। नेक्स्ट जो आएगा वो आपका होता है अर्थमेटिक मैथ कहूं या मिसलेनियस क्वेश्चंस कहूं, जिसमें आपके SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेजेस, ये सारे के सारे पार्ट इसी में आ जाते हैं। मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाता है। और इसका भी वेरिएशन कैसा होगा, इसका वेरिएशन होता है 10 से 25 नंबर के बीच का। और ध्यान रखिएगा DI में और अर्थमेटिक मैथ में क्या होता है, ये समझ लीजिए एक तरह का आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। मतलब अगर DI आपका 10 नंबर का आ गया तो ये 25 नंबर का आपका आने वाला है अर्थमेटिक। 25 नंबर का अगर DI आ गया तो 10 नंबर का आएगा आपका क्या, अर्थमेटिक। ठीक है, तो इस तरह का ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगभग ये फॉर्म करते हैं। तो वेरिएशन हमारा ये जो 15 नंबर ये तो आपका फिक्स ही है, 15 नंबर ये फिक्स है, इसीलिए कह रहा हूं इसमें 10 नंबर लाने की आप कोशिश करिए। बाकी का जो बचा है आपका टोटल पेपर 35 नंबर का, वो आपका यहीं से निकलना है। ठीक है, यहीं से या तो DI से ज्यादा आएगा या तो आपका अर्थमेटिक मैथ से। और कोई नहीं बता सकता है किसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं ज्यादा। केवल एक पंडितों की तरह प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं बैठ के, या जो भी भविष्य वाले देखते हैं आपको टीवी में कि इसमें से आ सकता है उसमें से नहीं आ सकता है। तो अगर तुक्का बैठ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ पाया तो कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, नहीं आया तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो प्रिडिक्शंस पे मत जाइएगा कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है कहां से नहीं। आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, तभी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चलिए, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि सर इसमें क्वेश्चंस बहुत हार्ड होते हैं, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया कि क्या आप बताना चाह रहे थे आज के सेशन में। तो देखिए क्या होता है, अगर इसमें मैं कॉमन लूं कि इन सारे जो टाइप से, मतलब 50 नंबर का जो पूरा पेपर है, इसमें एक कॉमन सी चीज क्या है जो आपको और बच्चों से आगे ले जाएगी, बताइए क्या होगी। तो उसे मैं कहूंगा, एक छोटा सा आपका वर्ड है क्या, कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन जो है यही आपका क्या होता है, सेलेक्टिंग फैक्टर होता है, जिसके आधार पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं और इसी के आधार पे आप बाहर निकल सकते हैं एग्जाम से। कैसे, देखिए फॉर्मूला तो सबको पता है, कॉन्सेप्ट भी ज्यादातर लोगों को पता ही होता है। ठीक है, बस होता क्या है कि आपने अगर, जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, कि आपने अगर सर्टेन परसेंटेज निकाल लिया कि ये क्या हो गया 52%, या अगर मैं बात करूं ये ऐसे लिखा हुआ है 320 × 5, यहां तक आप आ गए, यहां तक सभी आ जाते हैं। अब इसके बाद इसे सॉल्व करने में आपको, अगर आपने मेरी स्पीड मैथ की वीडियो देखी होगी तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर कितना होगा, 1600। कुछ बच्चे होंगे जो इसे ऐसे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, उनका भी आंसर यही आएगा 1600, आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर लगे होंगे 0.5 सेकेंड और उन्हें लगेंगे 2 सेकेंड, तो यहां पे आपका डिफरेंस आ जाता है 1.5 सेकेंड्स का। और यही 1.5 सेकेंड्स का अगर मैं डिफरेंस ले लूं हर एक क्वेश्चन में, तो आप अपने आप ही देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आप क्रिएट कर लेंगे दूसरों में और खुद में। तो आपको कहां पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजों पे तो फोकस ही करना है। DI के ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि आप सारा चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है वो भी पता है, मिसिंग वैल्यूज भी फिल कर सकते हैं आप। बस अटकते कहां पे हैं, जहां पे कैलकुलेशन का पार्ट आ जाता है। आपको डिवाइड करना नहीं आ पाता है जल्दी से, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आ पाता है जल्दी से, आपको अप्रॉक्सीमेट लेके वैल्यूज निकालनी नहीं आ पाती हैं, तो यहीं पे आप अटकते हैं। तो आपको कहां पे फोकस करना है, अपने कैलकुलेशन के पार्ट पे। और एक बात, कैलकुलेशन का जो ये आपका पार्ट है, ये आपका 2 दिन में तैयार नहीं होने वाला है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका जिसको आप रट लीजिए उसके बाद आपके लिए सारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएं, इजी। ये आपका क्या है, डे टू डे आप
इसको एक टास्क की तरह बनाइए कि कम से कम आपको 1 घंटे केवल कैलकुलेशन में ही निकालने हैं आपको, ठीक है, कि 1 घंटे केवल आप कैलकुलेट करिए अपनी वैल्यूज को। जो भी आप प्रैक्टिस सेट फॉलो करते हो, एसटी देते होंगे, उसमें जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है या कोई भी आप अपने से भी क्वेश्चन बना लीजिए, 1 घंटे आप केवल कैलकुलेशन में ही निकालिए अपने। 1 घंटे कैलकुलेशन में अगर रोज निकालेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कैलकुलेट करने में ही कि आपको अगर पूरा मैथ का पेपर 50 नंबर का सॉल्व करने में अभी अगर लग रहे होंगे 30 मिनट्स, तो इस अप्रोच को फॉलो करने के बाद यही आपके 30 मिनट्स घट के कितने हो जाएंगे, 20 मिनट्स। 10 मिनट का ह्यूज डिफरेंस आप बना लेंगे अपने में और दूसरों में। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख रहा था क्या कि कई सारे बच्चों ने ये मुझसे कहा कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए मैथ्स वगैरह के लिए। देखिए, बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए ये मैं एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो मैंने एक तो पढ़ी थी आर एस अग्रवाल की बुक, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। अब तो मेरे ख्याल से नया वर्जन आ गया होगा तो और भी अच्छा हो गया होगा। दूसरा, मैंने मैथ्स के लिए ही एक बुक पढ़ी थी अरिहंत पब्लिकेशन की, वो भी बहुत ही अच्छी बुक थी। तीसरी बुक जो पढ़ी थी वो थी आपकी बीएससी पब्लिकेशन की, एम टायरा के नाम से आती है। ये 3 बुक्स मैंने पढ़ी हुई, तीनों ही काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। लेकिन एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी बुक होती है वो 100% एकदम प्योर नहीं होती है। 5 से 10% या 20% उसमें भी गलतियां होती ही हैं, और एक बुक पढ़ के आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और सलाह दूंगा कि आप केवल एक बुक लीजिए, आप चाहे आर एस अग्रवाल लीजिए, चाहे एम टायरा लीजिए, चाहे आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लीजिए, कोई भी एक लीजिए, उसके सारे एक्सरसाइजेस को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया एवरेजेस मान लीजिए आर एस अग्रवाल से, दूसरा चैप्टर पढ़ा आपने अरिहंत की बुक से, तीसरा चैप्टर पढ़ा दूसरे, ऐसे नहीं फॉलो करना है आपको। कम से कम एक बुक आप पूरी खत्म करिए उसकी एक्सरसाइजेस के साथ, तभी आप नेक्स्ट बुक पे जाइए। ओके, तभी आप अच्छे से उस बुक को भी समझ पाएंगे और अपने आप में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आप ला पाएंगे। ओके, आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। इतना सब कुछ आपको समझ में आया। देखिए, इसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस करा दिए हैं, नंबर सीरीज के भी 2 वीडियोस डाले हैं, अभी और डालने हैं। अप्रोक्सीमेशंस आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है। डीआई के मैंने 7 वीडियो डाले हैं, तो अगर आप किसी को प्रॉब्लम है तो ये सारे वीडियोस आप जाके प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा चैनल के, वहां से आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी आपके सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन या स्पीड मैथ की वीडियो हैं वो सारे मैंने एक में ही मर्ज कर दिए हैं स्पीड मैथ के नाम से। आप उस सेक्शंस में जाएंगे तो पूरे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में SI CI और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, एक पार्ट और आना है आपके लिए, तो इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपने इतने पार्ट भी देखे हैं तो बहुत इजीली आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है वो आपका निकलने वाला है। लेकिन सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितना समय अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके जरूरी क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आप अपना समय बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करिए। जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे उतना ही ज्यादा डिफरेंस आप खुद में और दूसरों में बना पाएंगे। कभी ये मत सोचिए कि पेपर टफ है, पेपर आसान है। ये सारी चीजें जो भी होंगी सबके लिए होंगी। मतलब पेपर टफ केवल आपके लिए नहीं होगा, पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए होगा। तो ये सारी चीजों को छोड़िए और अपने ऊपर केवल ध्यान दीजिए। आप खुद से खुद को केवल कंपेयर करिए, दूसरे से नहीं। आप देखिए कि कल आपको एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगा था, तो आज आपको वही क्वेश्चन करने में 4 मिनट लग रहा है, नेक्स्ट डे आपको वही क्वेश्चन करने में 3 मिनट लग रहा है। तो आप अपनी इंप्रूवमेंट पे बस ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। ओके, इतना समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। चलिए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आता है हमारा। देखिए, रीजनिंग में भी इसी तरह के जो पैटर्न होते हैं वो कुछ सेट होते हैं कि वो क्वेश्चंस तो आपके आने ही आने हैं। वैसे रीजनिंग के लिए आपका जो पूरा दिमाग है वही, मतलब आपका जो कॉमन सेंस है वही अलाउ करेगा कि आप कितना अच्छा रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें तो होती हैं जो आपको पता चल सकती हैं कितनी आसानी से आप उसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्या कि आपका रीजनिंग के सेक्शन से सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो आपका आना ही आना है 5 से 10 नंबर में, ठीक है। 5 से 10 नंबर का मतलब क्या है कि इसमें 2 सेट भी आ सकता है और 1 सेट भी आ सकता है। इसका अगर 2 सेट आएगा तो एक तो आपका इजी होगा, दूसरा मॉडरेट टू डिफिकल्ट कुछ भी हो सकता है। ओके,
अगर एक ही सेट आएगा तब आपके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, या तो वो डिफिकल्ट होगा या तो वो इजी होगा। इजी होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, डिफिकल्ट होगा तो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए मैं कहूंगा कि आप जो डिफिकल्ट वाला होता है, मतलब 2 पैरामीटर्स वाला, कि एक बार आपको पर्सन्स दे देगा, फिर उनकी कंपनीज दे देगा, या उनके साथ अटैच कोई कलर दे देगा, कोई शर्ट का कलर दे देगा, कार दे देगा, ये सारे जो होते हैं 2 पैरामीटर्स वाले, इनको आपको उस समय नहीं करना है। उससे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्किप करना है। ध्यान में रखिएगा, स्किप करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चंस अगर आप करने लगेंगे फिर तो टाइम ही कम पड़ जाएगा आपके लिए। टाइम को भी ध्यान में रखते हुए आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो अगर आपका डिफिकल्ट आता है, 2 पैरामीटर वाला होता है, तो उसे आप स्किप करेंगे, ठीक है। स्किप करने का मतलब उसे छोड़ देंगे नहीं, स्किप करने का मतलब अगर आखिरी में समय बचेगा तो उसे जाके आप एक ट्राई देंगे, देखेंगे कि हो पाता है कि नहीं। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाएगा तब पर भी कोई डरने वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने समय वहां पे बचाया है और उस समय को खर्च करेंगे आप आगे, जहां पे आपका एटलीस्ट कट ऑफ तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप को पता है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं पहले ही, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वहां पे सोचने का टाइम नहीं होगा कि आप वहां पे बैठिए फिर सोचिए अब मैं इसको करूं या इसको ना करूं, 2 मिनट इसी में बिताइए। नहीं, पहले से ही पता होगा कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। आपके स्क्रीन पे जैसे ही आ गया कि देख लिया आपने कि अच्छा ये तो 2 पैरामीटर वाला सिटिंग अरेंजमेंट है, बस 5 क्वेश्चन आप आगे स्किप हो जाइए। तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम बचा आपका, साथ ही साथ 5 क्वेश्चन आप आगे आ गए हैं। उस पूरे सेक्शंस को आपने क्या किया है, स्किप किया हुआ है। बाद में आपके पास समय बचता है, फिर आप वहां पे जाके उसे ट्राई दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये 5 से 10 नंबर आपका फिक्स ही होगा। दूसरा अगर बात करूं तो इसमें आता है इनइक्वलिटी से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है और इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आपने देखा होगा, शायद आपको पसंद भी आया है कि आप इन 5 नंबर को कैसे 2 मिनट के अंदर ला सकते हैं। इवन कुछ केसेस में तो 2 मिनट भी नहीं, केवल 1 मिनट के अंदर भी आप इसे पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट अप्रोच के साथ। अगर नहीं देखी है आपने तो मैंने पूरी सीरीज ही बनाई हुई है इसके लिए, 1 से लेके 4 या 5 पार्ट में है ये, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इनइक्वलिटी से 5 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक सिंपल भी एक कॉम्प्लेक्स भी, तो दोनों ही आप जाके देख सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा ब्लड रिलेशंस के साथ, लेकिन उसका सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, उस पे मैं कम से कम 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, मैं उस पर वीडियो बहुत ही अच्छा आपके लिए लेके आऊंगा। बस ये ध्यान में रखिएगा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट में डबल पैरामीटर वाले होते हैं, इनको करना आपके लिए जरूरी नहीं होता है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। और इसमें एक तो आजकल आने लगा है आपका स्टेटमेंट, और आपका स्टेटमेंट के साथ बहुत सारी कंक्लूजन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, एजम्पशन हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत आते हैं। तो ये आपके आएंगे अगर, तो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, मतलब एकदम जनरल सेंस के क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आपको किसी भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, किसी भी रूल की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने इन क्वेश्चंस के लिए कुछ आपको रूल और फॉर्मूला डिक्टेट किया था, लेकिन मैं ये भी बार बार कह रहा हूं कि इसके लिए आपको उन सारे फॉर्मूलाज और रूल की भी जरूरत नहीं है। बस केवल कॉमन सेंस अपने साथ रखिए। स्टेटमेंट और अजम्पशंस का क्वेश्चन आता है तो आपको यह समझना है कि स्टेटमेंट क्या होगा, कि जो चीजें आप बोल रहे हैं उसे पहले आप सोच रहे हैं, तो क्या सोच के आपने वो बोला होगा, यही क्या होगा आपका स्टेटमेंट अजम्पशन। स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होगा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट क्या होगा, इसी तरह आप चीजों को सोच लीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। देखिए आप 100% एक्यूरेसी के साथ 5 नंबर 3 नंबर जितने भी आते हैं वो गेन कर लेंगे। बिल्कुल भी टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो यहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं 3 से 5 नंबर में, बहुत इजीली आप इसे पा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट इसमें इनपुट आउटपुट का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चन होंगे इनके भी देखिए 2 टाइप हैं। एक तो आपका इजी लेवल का आएगा, 5 नंबर का अगर आ गया वो, तो उसे करना आपके लिए चुटकियों का काम है, केवल 2 से 2.5 मिनट में आपका वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसका जो फास्ट अप्रोच है मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं इसे। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा इस पे कॉम्प्लेक्स वाला जो आता है, ये भी आपका इतना ही टाइम लेता है, मतलब 2.5 मिनट ही लेता है। ऐसा नहीं कि ये उसमें 2.5 मिनट लगा है, इसमें 4 मिनट लगेगा, इसमें भी 2.5 मिनट ही लगता है।
इसका अप्रोच बस अलग है, लेकिन टाइम इतना ही लगता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट आउटपुट का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आपको तुरंत अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। 2 से 2.5 मिनट में आपको 5 नंबर एकदम फिक्स वाले मिल ही जाने हैं। ओके, 5 नंबर नहीं भी मिल पाए अगर आपको, तो कम से कम 4 नंबर तो आप गेन ही कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। फिर नेक्स्ट अगर बात करूं इसमें कौन से आते हैं टाइप्स, एक आता है इसमें डेटा सफिशिएंसी। और ये डेटा सफिशिएंसी का जो है ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आता है, ध्यान में रखिएगा। दोनों में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। डेटा सफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, इसमें आपको करेक्ट आंसर पूछता ही नहीं, मतलब आपसे करेक्ट आंसर नहीं पूछेगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बस ये बताना होगा कि जो 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट का यूज करके आप करेक्ट आंसर ला सकते हैं। तीनों का या 2 का या 1 का या किसी का भी नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो और ये क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, आपके जनरल सेंस पे होते हैं। ऐसे नहीं कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला रटना होगा या कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो जो आपके अर्थमेटिक के सेक्शंस होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ जाएगा, 2 सेक्शंस में उसे बांट देगा, फिर पूछेगा कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसका प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट एक से आपका निकल जा रहा है तो वही बताएंगे, दोनों को मिला के निकल रहा है तो वो बताएंगे। तो हालांकि इस पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, एक वीडियो का पूरी सीरीज ही लेके आऊंगा इसके लिए, डेटा सफिशिएंसी के लिए। उसके बाद देखेंगे आपके लिए कितना ईजी हो जाता है इसे क्रैक करना, डेटा सफिशिएंसी को। इसके बाद रीजनिंग से बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितना मैं आपको बताऊंगा। सिलॉजिस्ट में क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार देखा क्या गया है कि एसबीआई ने जो क्लर्क का एग्जाम लिया है उसमें सिलॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। मतलब सिलॉजिस्ट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एसबीआई या कोई भी बैंक या कोई भी एग्जाम कहां से क्वेश्चन पूछेगा इसे आप गेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग मुझे, जब मैंने इनपुट आउटपुट की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे कमेंट मुझे मिले थे कि ये वीडियो अच्छा है, और उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा था कि सर इनपुट आउटपुट तो आप पूछना ही बंद कर दिया है, तो ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ यही सोच के बनाया था कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि भाई एसबीआई क्या पूछेगा, या मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए एसबीआई पूछेगा, या मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं इसलिए एसबीआई नहीं पूछेगा। तो ना तो आप डिसाइड करने वाले हैं ना तो हम। जो डिसाइड करना है वो आईबीपीएस और एसबीआई को करना है, तो उनके ऊपर ही हम ये काम छोड़ते हैं। हमारा काम क्या है, पढ़ना, और वो हम करते हैं, ठीक है। तो सिलॉजिस्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 0 नंबर के क्वेश्चंस कोई भी नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे आप छोड़ देंगे, इसे आप उसी तरह पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते आए हैं। आता है क्वेश्चंस तो अच्छी बात है, नहीं आता है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, हम आगे मूव करेंगे। और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये भी बहुत ईजी होता है करना। इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, मैं जल्दी ही आपको ब्लड रिलेशन पे वीडियो दूंगा। बहुत ही आसान होता है ब्लड रिलेशन को करना, बिल्कुल भी टफ टास्क नहीं होता है। इसी तरह अगर मैं अरेंजमेंट्स की बात करूं तो अरेंजमेंट से भी आपके क्वेश्चन होते हैं पक्के, कम से कम 5 नंबर के। अरेंजमेंट्स का मतलब क्या हो गया, एक तो जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये तो हो गया, साथ ही साथ में फ्लोर का अरेंजमेंट होता है, कैसे लोग बैठे हैं, या आपका पैरेलल अरेंजमेंट हो गया नॉर्थ और साउथ वाला, वो सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो 5 से 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें बात करते हैं, सारे क्वेश्चंस तो आते हैं और इन्हें हमने देखा कि कौन से क्वेश्चंस को आपको करना है। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स आ गया अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट या स्क्वायर अरेंजमेंट कोई भी, तो उसे आपको छोड़ ही देना है, बिल्कुल टच ही नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। इनपुट आउटपुट को आपको बिल्कुल कर लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। डेटा सफिशिएंसी को कर लेना है, सिलॉजिज्म करना है। अरेंजमेंट आता है अगर आपका, अरेंजमेंट में भी अगर आपका ऐसे आ जाता है कि इसमें भी 2 पैरामीटर वाले आ जाते हैं अरेंजमेंट, तो इसे भी आप क्या करेंगे, स्किप ही करेंगे, बिल्कुल भी उस समय करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम बचे तो कर लीजिएगा। देखिए आपको टाइम के साथ चलना होगा, अपने आप को मैनेज करना होगा। अब रीजनिंग के लिए आप बुक्स कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं, वैसे तो आर.एस. अग्रवाल की जो रीजनिंग की बुक है वो भी बहुत ही अच्छी है, अ मॉडर्न अप्रोच टू रीजनिंग, बहुत ही अच्छी बुक है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हाई लेवल रीजनिंग सीखनी है, कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, कैसे चीजें बनती हैं, तो उसके लिए आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा मैं। एम.के. पांडे की एक बुक आती है एनालिटिकल रीजनिंग नाम से, उससे आप ले सकते हैं और उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी थिक बुक है, मोटी बुक है, हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी सी बोरियत भी लगे, लेकिन आप एक बार जब पढ़ने लगेंगे तो आपको उसकी आदत पड़ती जाएगी, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़िए, सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए भी थोड़ा पढ़ा करिए, ठीक है। तो आई होप रीजनिंग से आपको जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बेसिक फैक्टर इसमें क्या होता है कि कितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका तेज ये रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, और कुछ नहीं है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या होता है, इंग्लिश का। अभी मैं आपको सेक्शन वाइज सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, कहाँ पे आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको इनके बता दूंगा कि आपको कौन से पार्ट को पहले करना है, कौन से पार्ट को बाद में। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, लोगों के बीच में भी बहुत ज्यादा डिमांड आती है कि सर इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। तो इंग्लिश में अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 50% तो पेपर आपका किस पे बेस होता है, जो आपकी वोकैबलरी है इस पे। मतलब आप वोकैब्स पे अगर आप अपना पकड़ अच्छी बना लें तो 50% पेपर आप इजिली कर सकते हैं बिना किसी नियम कानून ग्रामर के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे वोकैब से मतलब मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो किसी अर्थ की बात कर रहा हूँ कि वो पूछा जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। वोकैब्स का मतलब क्या है कि इंग्लिश की नॉलेज आपकी कितनी है। अगर आप ग्रामर गलत भी करेंगे, कम से कम आपको वर्ड्स तो पता है कि पूछा क्या जा रहा है। भाई आपको ग्रामर बहुत आती है, आपको वोकैबलरी ही नहीं आती है, पूछा क्या जा रहा है यही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो वोकैबलरी आपको हेल्प करेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, रीड करना, साथ साथ में ही उसे समझते भी चलना, कॉम्प्रिहेंड भी करते चलना। तो आप केवल पढ़ लीजिए, अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो वोकैबलरी आपकी अच्छी होगी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इंप्रूव होगा, साथ साथ में उसमें पूछे जाने वाले जो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं बहुत इजिली आप कर पाएंगे। उसके साथ पैरा जंबल्स आप बहुत इजिली कर सकते हैं। अरेंज करना ही होता है, एक पैराग्राफ का ही सारी चीजें होती हैं। आप अगर पढ़े लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं तो अरेंज भी कर लेते हैं, क्रोनोलॉजी क्या होगी ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो जैसे आपका क्लोज टेस्ट हो गया उसे भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपके डबल फिलर्स हो गए वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब 50% आपका पेपर वोकैब्स पे ही बेस होता है। तो अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है तो आपको इंग्लिश सेक्शंस के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वोकैबलरी नहीं अच्छी है तो उसे इंप्रूव करिए। इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आप कम से कम 20 वर्ड्स, 20 या 25 वर्ड्स डेली के आप पढ़ना शुरू करिए अभी से। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आज से ही, कल से नहीं। ये कल वाला काम तो बहुत गड़बड़ होता है कि आज तो हमने देख लिया अब कल से हम ट्राई करेंगे, तो कल से नहीं अभी से ही ट्राई करना है आपको। 20 से 25 वर्ड आप रोज पढ़िए। तो अगर आप 20 से 25 वर्ड पढ़ते हैं, 2 महीना भी पढ़ लिया, 60 दिन भी अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपके लगभग 1200 वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे अगर 20 वर्ड भी आपने रोज पढ़ा है। तो सोचिए कितनी अच्छा आपका कलेक्शन हो जाएगा शब्द का कि आपको 1200 वर्ड नए पता चल गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको अप्रोच फॉलो करनी है। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका पहले तरीके से ही मेल जोल का ही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। और न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या है कि न्यूज़पेपर में आप जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं वो पढ़िए। इससे होगा क्या, एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अच्छा ये न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं। एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ओके, मतलब वोकैबलरी की पहचान होगी। जो आप जब आप पढ़ेंगे कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे तो उन्हें आप ढूंढेंगे, उसे लिखेंगे तो समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा कि इसके साथ साथ आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो भी तैयार होती रहेगी। मतलब एक ही चीज से आपको 2 फायदे मिलते रहेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना वो भी इंग्लिश वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर भी स्टैंडर्ड पढ़िएगा, जैसे आपका द हिंदू हो गया या हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये सारे पेपर्स आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें पूछा जाने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, देखिए आपका इसमें पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, ये 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपके डबल फिलर्स हो गए, इससे आपके लगभग 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। पैरा जंबल से भी 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन सारे में एक चीज कॉमन क्या है, जैसे हमने देखा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या कॉमन था, कैलकुलेशन। इंग्लिश में क्या कॉमन है, वोकैब्स। आपको इस पे डेली के 20 वर्ड 25 वर्ड देने ही देने हैं, तभी आप अच्छे से इसे इंप्रूव कर सकते हैं। और इसका कोई भी मेथड नहीं है कि आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर लें केवल ग्रामर को इंप्रूव करने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ग्रामर आ जाएगी, लेकिन ग्रामर में जो शब्द फिट करने हैं वो आप कहां से लाएंगे, जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ओके, दूसरी बात अगर मैं कहूं बुक्स की कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो
आप इंग्लिश को सीखना है अगर आपको एलिमेंट्री लेवल से, तो आप रेनन मार्टिन की बुक ले सकते हैं। 10th लेवल की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, उसे आप ले सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो शायद एक बुक आती है एसपी बख्शी की, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक तो वो बुक देखी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना हुआ है कि बहुत अच्छी बुक है। तो मैं देखूंगा, फिर आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि वो बुक अच्छी है या नहीं है। और कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, आप कोई भी आप एक बुक ले लीजिए। एक आप बुक जरूर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, जिसमें आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, जिसमें आपको टिक करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक होना, जिससे आप जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ में होती रहेगी। ठीक है, तो ये आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, साथ में मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश के वीडियो भी देता रहता हूँ, आगे भी देता रहूंगा। इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव करने के लिए मैंने सोचा है जो 4 से 5,000 वर्ड्स आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा, लेकिन इकट्ठा नहीं मिलेगा, एक एक करके मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। जैसे भी इंग्लिश की वोकैबुलरी की लगभग 2 वीडियोस आपके लिए रेडी हैं, जो 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगी। तो इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद कम से कम आपको 100 से 150 नए शब्द मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये तो रही इंग्लिश सेक्शंस की बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या जनरल अवेयरनेस में क्या होता है। देखिए, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है और कुछ ऐसा आम भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इसे आप छोड़ दीजिए, और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो कम से कम 6 महीने का डेटा आपको पता होना चाहिए, पुराना 6 महीने का डेटा आपको पता होना चाहिए। साथ में जो स्टैटिक आपका जो अवेयरनेस होती है, या स्टैटिक मैं बात करूं नॉलेज की, बैंक की, वो आपको पता होना चाहिए। एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, चेक क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका इसमें करंट अफेयर का भी बहुत सारा टाइप होता है कि फाइनेंशियल करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, फॉरेन हो गया, बहुत सारे टाइप्स हैं, वो सारे आपको कवर करने होते हैं। तो आप 6 महीने के लिए या तो कोई एक मैगजीन ले लीजिए, 6 महीने की कोई भी होगी। मतलब आपका जैसे एग्जाम है, तो एग्जाम से आपको ऐसे नहीं कि आपका एग्जाम मान लीजिए अगले महीने जुलाई में 10 तारीख को है, तो आप क्या करेंगे कि 1 तारीख को आप कोई बुक लेते हैं और तैयारी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जनरल अवेयरनेस की तैयारी ऐसे करेंगे तो बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस आपका डेली वाला काम है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप केवल न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, तो अच्छा न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो 70% आपका जनरल अवेयरनेस का जो भी क्वेश्चन होगा यहीं से आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, जो 30% बचता है उसमें स्टैटिक वाला पार्ट बचता है, जो न्यूज़पेपर्स में कम ही आता है, तो वो वाला पार्ट आपको तैयार करना होगा। वरना आपको क्या करना है, डेली अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम वीकली आप इसकी तैयारी करिए जनरल अवेयरनेस की। अभी तो मैं वीकली आपको जनरल अवेयरनेस की वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने सोचा है कि धीरे धीरे अपना थोड़ा टाइम मैं मैनेज कर सकूं अगर अपनी जॉब के बाद, और ये आपको जो जनरल मैं वीडियोस देता रहता हूं रोज की, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की, इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज कर पाया, जो कि मैं सोचा है कैसे करना है, तो आपको मैं वीकली जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी दूंगा। तो एक वीडियो आप देखेंगे उसमें 100 से 150 आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, और 1 से 2 बार देख लेंगे, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 बार देखने के बाद सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी, फिर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से उसे आप टिक कर सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको इतना ही काम करना है, डेली को आपका न्यूज़पेपर पढ़ना है और वीकली आपको उसको रिवाइज कर लेना है। देखिए, रिवीजन मस्ट होता है, चाहे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, रीजनिंग की, इंग्लिश की या जीए की बात करूं, सबके लिए एक चीज कॉमन क्या होगी, वो है रिवीजन। रिवीजन आप नहीं करते हैं अगर अपने सिलेबस का जो आपने पढ़ा हुआ है, तो आप कितने भी मेहनत से क्यों ना पढ़े हों, आप एग्जाम में अपना 100% कभी नहीं दे सकते हैं। तो रिवीजन इज मस्ट। आपको रिवीजन कैसे करना है, आपने जो आज पढ़ा हुआ है, मतलब आज के दिन 26 तारीख को आपने जो भी पढ़ा हुआ है, उसे आपको 27 तारीख का दिन शुरू होने से पहले रिवाइज करना है। मतलब 27 तारीख को जो आप पढ़ने बैठेंगे, उससे पहले 26 तारीख में जो आपने पढ़ा है उसे आप पहले रिवाइज करेंगे, फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं फिर आपके लिए खतरे की बात है। और जो आपने एक दिन रिवाइज किया उसे 2 दिन में रिपीट करेंगे, 2 दिन वाला हफ्ते में और हफ्ते वाला महीने में, तभी आपको हर एक चीज याद रहेगी। और अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न पहले फॉलो करिएगा, फिर मुझे बताइएगा आप कुछ भी भूल रहे हैं कि नहीं। कुछ भी नहीं भूलेगा, आपको जितना पढ़ा है सारा का सारा याद रहेगा। ओके, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी चारों सेक्शंस की बात। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि हमको अटेम्प्ट कैसे करना होगा। मतलब
पहले मैथ करना है, पहले इंग्लिश करना है, या क्या करना है पहले, तो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो अटेम्प्ट वाली बात होती है कि हमें कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट कैसा है, मतलब आपको कौन सा सेक्शन याद आता है। आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे है, रीजनिंग पे है, इंग्लिश पे है, या जनरल अवेयरनेस पे है। ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि अगर आप रीजनिंग से स्टार्ट करिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट करिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये मैं अपने लिए कहूंगा, क्यों, मुझे पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरे लिए बहुत आसान है, इसलिए मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। किसी तीसरे बंदे को पता होगा इंग्लिश उसका बहुत अच्छा है, तो कहेगा पेपर हमेशा इंग्लिश से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा है, इसलिए वो बोल रहा है। तो आप पहले अपने आप को एनालाइज करिए कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, मतलब किसमें आपको कमांड है, किसमें कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा कर सकते हैं, और वहीं से पेपर आपको स्टार्ट करना होगा। चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, कोई भी चारों में से हो सकता है जो आपका एक बहुत ही फेवरेट होगा, जिसमें आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस होगा। पेपर हमेशा उसी सेक्शन से स्टार्ट करेगा जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। ऐसा क्यों? अगर आपने कोई सेक्शन, जैसे मान लीजिए मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता है, अब मैं कमजोर हूं, सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि उसमें पास हो जाऊं, वहां से मैंने पेपर स्टार्ट किया, 2-4 क्वेश्चन आगे के किए, करने के बाद नहीं आ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पूरा सेक्शन किया, 50 नंबर के पेपर में केवल मैं 12 नंबर अटेम्प्ट कर पाया, बस वहीं से मेरा मूड ऑफ हो गया। ठीक है, मूड ऑफ हो गया कि 12 नंबर ही मैं कर पाया, आधे घंटे 45 मिनट का समय भी चला गया, अब इतना ही समय बाकी है, अब आगे का पेपर कैसे होगा। फिर आपका पूरा पूरा जितना भी पेपर है सारा गया, सब खराब हो जाना है आपका, कुछ भी आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही खराब कर दी। लेकिन अगर मुझे पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा मुझे कमांड है, और मैं स्टार्ट करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ही, और 50 नंबर के पेपर में लगभग 40 से 45 नंबर मैं कर देता हूं 30 मिनट में, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि आगे पेपर टफ भी होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि पेपर तो बहुत आसान है, 40 नंबर मैंने कर डाले हैं 30 मिनट में, तो आगे का पेपर भी बहुत ही आसान होगा, तो आप बहुत इजीली पेपर को सरवाइव कर लेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। ध्यान में रखिएगा कि केवल आपका पढ़ना जरूरी नहीं है, घर पे एग्जाम में आप क्या परफॉर्म करते हैं ये मैटर करता है। ओके, तो आप इसी तरह आप अपने अप्रोच को फॉलो करिएगा। सबसे पहले एनालाइज करिए क्या आता है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कैसे करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा पेपर करना स्टार्ट करता हूं तो वो होता है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन करने में एक तो बहुत मजा आता है, और दूसरा बहुत इजीली हो जाता है। 20 मिनट में ही पूरा पेपर खत्म हो जाता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं बस पूरे पेपर को करने में 50 नंबर के। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट में रीजनिंग खत्म करने के बाद सीधे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जाता था। वहां पे मुझे समय खर्च करना पड़ता था 25 मिनट। 25 मिनट खर्च करने के बाद मैं जाता था इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश में मुझे थोड़ा टाइम लगता था, उसके बाद मैं सीधे जा जाता था जनरल अवेयरनेस में, और जनरल अवेयरनेस के जो 50 नंबर होते थे वो 10 मिनट में सॉल्व हो जाते थे। इससे ज्यादा समय नहीं लगता था, मतलब 10 मिनट केवल पढ़ने में लगता था। कितना समय आप दे रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ने में, बस उतना ही है कि अगर आपसे पूछा गया कि भाई 2 अक्टूबर 2016 को ये स्कीम लॉन्च हुई या ये मिसाइल लॉन्च हुई, तो बताइए ये किसके लिए थी, तो इसमें आप कोई भी रीजनिंग नहीं भिड़ा सकते हैं, कोई भी तुक्का नहीं भिड़ा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो एक बार में ही टिक करेंगे, नहीं पढ़ा होगा, नहीं याद होगा तो उस क्वेश्चन को आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो कौन सा आपको आ जाने वाला है। तो इसीलिए इसमें 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं जाता था, जितना भी आ रहा होता था 10 मिनट में हो ही जाता था। तो अगर 50 नंबर का पेपर होता है तो 30 से 35 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर। तो ये तो होती थी मेरी स्ट्रेटेजी, तो मैं इसे नहीं कहूंगा कि आप फॉलो करिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। सबसे पहले देखिए आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा आता है या किस में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उससे आप स्टार्ट करिए। अंत आप किसी से कोई सेक्शन से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता है। शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही हो कि अच्छा सर ने तो बताया नहीं कि कैसे हमको करना है, तो अगर मैं बताऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ नाइंसाफी कर रहा हूं। बताने में क्या जाता है, मैं भी बता दूंगा आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से चालू करिए, रीजनिंग से चालू करिए, लेकिन ये तो भाई मेरा पैटर्न होगा ना, आप अपना पैटर्न बनाए। आप खुद सोचिए, आप पीओ बनने जा रहे हैं और आप इतना तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आपको कहां से स्टार्ट करना होगा, जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट जो पार्ट होगा वहां से। अब कौन सा वो सेक्शन है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी।
तो मेरे ख्याल से इतने ही सारे क्वेश्चंस थे और तो कुछ था नहीं। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो ये जो वीडियो है मैं यहीं पे अंत करता हूं। आपको ये सारी बातें बताई मैंने, आई होप आपके लिए फायदेमंद होंगी, कुछ आपको इससे सीखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, मैथ में कैलकुलेशन को अपनी इंप्रूव करते हैं, रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। मतलब जितना ज्यादा पैटर्न आप बना पाएंगे खुद में उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मतलब जितने ज्यादा पैटर्न से आप गुजरेंगे प्रैक्टिस के दौरान उतनी ही रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। इंग्लिश के लिए बताया मैंने, वोकैब्स पे फोकस करिए। 50% पेपर आप केवल वोकैब्स के बल पे ही कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करिए, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको द हिंदू खरीदना ही पड़ेगा, हिंदुस्तान टाइम्स खरीदना ही पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, इतने सारे लोग ऑनलाइन डालते हैं रोज का नया पेपर, आप वहीं से उठा के पढ़ सकते हैं। आप एक ही सेक्शन अगर पढ़िए तो आपका पूरा दिन बीत जाएगा आपको पढ़ने में। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आपके पास पैसे अगर नहीं है इतने ज्यादा तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन फ्री में आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके, नहीं अगर आपको पता है कहाँ से होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके आसानी से ये सारे पेपर्स पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके दोस्त भी इसी तरह के कंफ्यूजन में हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करिएगा। तो साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।